अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैमाना इल्म में खुश आमदीद। हर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट या दिवालिया होने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट या दिवालिया होता है? डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क की मुआशी तरक्की पर क्या असर पड़ता है? माजी में कौन कौन से मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए और उनके पीछे क्या वजह थी? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस भी देख सकें। दोस्तों, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान समेत कई और ममालिक आलमी मालियाती इदारों जैसा कि IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ लेते रहते हैं। आलमी मालियाती इदारों के अलावा बहुत से ममालिक की हुकूमतें अपने ही मुल्क के कौमी इदारों या दूसरे ममालिक से भी कर्ज़ लेती रहती हैं। बहुत से ममालिक अपने कई प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए आलमी मालियाती इदारों से मदद की अपील करते हैं और वो उनको इंटरेस्ट रेट पर कर्ज़ फराहम करते हैं। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब कोई मुल्क कर्ज़ लेकर वापस न कर पाए। इस वक्त पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा कई और ममालिक का मकरूज़ है, जिनमें सऊदी अरब, चीन और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। लेकिन मज़ीद कर्ज़ लिए बग़ैर भी हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। अगर हमें IMF कर्ज़ देने से मना कर दे तो हम बहुत जल्द बैंक करप्ट या दिवालिया हो जाएंगे। हमारा बजट हमेशा खसारे में रहता है क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम हैं। आलमी पैमाने पर जो भी तिजारत होती है वो डॉलर में होती है। अगर हमें किसी भी दूसरे मुल्क से कुछ इंपोर्ट करना होगा तो हमें डॉलर्स में अदायगी करना होगी। इसके अलावा हम बैरूनी ममालिक से या IMF से कर्ज़ लेते हैं तो हमें वो कर्ज़ डॉलर्स में मिलता है और उसकी अदायगी भी डॉलर्स में ही करना होती है। इसलिए हमारे कौमी ख़जाने में डॉलर्स का होना ज़रूरी है ताकि हम बैरूनी कर्ज़ा भी उतार सकें और अपने मुल्क में चीज़ें भी इंपोर्ट कर सकें। अब सवाल ये है कि हमारे कौमी ख़जाने में डॉलर्स आएंगे कहाँ से? मुल्क में डॉलर्स बुनियादी तौर पर एक्सपोर्ट से आते हैं। जो प्रोडक्ट हम बनाकर दूसरे ममालिक को सेल करते हैं उसकी अदायगी हमें डॉलर्स में होती है। इसलिए हमें डॉलर्स कौमी ख़जाने में लाने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। डॉलर्स का दूसरा ज़रिया आलमी इदारों या दूसरे ममालिक से कर्ज़ लेना है। IMF या दूसरे ममालिक हमें डॉलर्स में कर्ज़ देते हैं, इसलिए हम कर्ज़ लेकर डॉलर्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन कर्ज़ बाहरी शरह सूद पर दिया जाता है और वो वापस करना ही पड़ेगा। डॉलर्स का तीसरा बड़ा ज़रिया इंटरनेशनल रेमिटेंस है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक में काम करते हैं वो पाकिस्तान में अपने प्यारों को बैंक के ज़रिए डॉलर्स सेंड करते हैं। पाकिस्तानी बैंक्स उनकी फैमिलीज़ को लोकल करेंसी में अदायगी करते हैं और वो डॉलर कौमी ख़जाने में जमा हो जाते हैं। पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में बुनियादी तौर पर डॉलर्स के हसूल के यही 3 ज़राए हैं। कौमी ख़जाने में डॉलर्स का मौजूद होना इसलिए ज़रूरी है कि हमें डॉलर्स में अदायगी करके दूसरे ममालिक से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना पड़ती हैं। पेट्रोल, मेडिसन, मोटर कारें और कई बड़ी अहम चीज़ें हमारी इंपोर्ट्स में शामिल हैं, लेकिन इसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम हैं। इसलिए हमारे कौमी ख़जाने में डॉलर्स हमेशा कम होते हैं, जिसकी कमी पूरी करने के लिए IMF से कर्ज़ लेना पड़ता है। इंटरनेशनल रेमिटेंस डॉलर्स हासिल करने का एक महदूद ज़रिया है। सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी इंपोर्ट्स में महंगी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो इंतहाई सस्ती हैं। इसलिए मजबूरन हमें IMF से, वर्ल्ड बैंक से या किसी भी बैंक से कर्ज़ लेना पड़ता है। ये कर्ज़ हमें भारी सूद पर मिलता है जो हमें किस्तों में अदा करना होता है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है शरह सूद भी बढ़ती जाती है और अगर हम आलमी इदारों को कर्ज़ वापस करने में ताख़ीर करें तो वो हमें मज़ीद कर्ज़ नहीं देंगे। डिफ़ॉल्ट होना या बैंक करप्ट होना दरअसल यही होता है। जब एक मुल्क किसी आलमी इदारे या किसी दूसरे मुल्क से लिया गया कर्ज़ वापस करने में नाकाम हो जाता है तो वो डिफ़ॉल्ट या दिवालिया हो जाता है। हो सकता है कि कर्ज़ देने वाला मुल्क कर्ज़ की मुद्दत एक्सटेंड कर दे और कुछ मज़ीद वक्त दे दे, लेकिन अगर वो मुल्क कर्ज़ की वापसी पर ज़ोर देता है और मज़ीद कर्ज़ भी फराहम नहीं करता तो मुल्क डिफ़ॉल्ट या दिवालिया हो जाता है। लेकिन IMF या कोई दूसरा आलमी इदारा किसी मुल्क को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क की हुकूमत खुद ऐलान न कर दे कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक समेत कई दूसरे आलमी इदारों और कई ममालिक का मकरूज़ है। हमें ये कर्ज़ वापस भी करना है। वक्त के साथ साथ शरह सूद भी बढ़ रही है और हमें मज़ीद कर्ज़ भी लेना है ताकि हम आलमी मंडी से अपने मुल्क में चीज़ें इंपोर्ट कर सकें। इसीलिए जब हमें कर्ज़ नहीं मिलता तो हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच जाते हैं।
अगर कभी IMF ने हमें कर्ज देने से इनकार कर दिया तो शायद हम डिफ़ॉल्ट हो जाएं, लेकिन IMF ने हमें कर्ज न भी दिया तो चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक हमें कर्ज फराहम कर देंगे और हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। अगर हम मुआशी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं तो हमें कर्ज से छुटकारा हासिल करना होगा, और उसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं ताकि उनको सेल करके ज़र्रे मुबादला कमाएं और कर्ज से भी छुटकारा हासिल करें। आइए दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होता है। मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में बैरूनी ममालिक से मिलने वाली इमदाद ख़त्म हो जाती है। दूसरे ममालिक की नज़रों में भी डिफ़ॉल्ट हो जाने वाले मुल्क का एतबार कम हो जाता है। इसलिए कोई भी मुल्क या कोई भी आलमी इदारा उस मुल्क को कर्ज फराहम नहीं करता। जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए या डिफ़ॉल्ट होने के करीब हो तो उस मुल्क की हुकूमत इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर देती है ताकि पैसा मुल्क से बाहर न जाए। इंपोर्ट्स के बैन होने की सूरत में बहुत सी अहम प्रोडक्ट्स मुल्क में नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सामान नहीं बन पाता, कारोबार ठप होने लग जाते हैं और मुल्क मज़ीद मुआशी बदहाली की तरफ जाता है। मुल्क जिन आलमी इदारों या आलमी बैंकों का मकरूज़ होता है, वो इदारे या आलमी बैंक मुल्क के कुछ असासों को लीज़ पर दे देते हैं या उनको बेच देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क बैंक करप्ट होता है और उसने IMF का कर्ज अदा करना है तो वो अपने मुल्क में मौजूद किसी अहम मादनियात का ख़जाना उसको लीज़ पर दे देता है या उसको फ़रोख्त कर देता है। नाजरीन, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि माजी में कौन कौन से ममालिक डिफ़ॉल्ट हुए, उनके डिफ़ॉल्ट होने की क्या वजह थी और उनके साथ क्या हुआ। हाल ही में श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। श्रीलंका पर कई अरसे से एक ही ख़ानदान हुकूमत कर रहा था। मुल्क के कई अहम ओहदों पर सिर्फ एक ही ख़ानदान के अफराद फाइज थे। मुल्क की आमदनी के बुनियादी ज़राए सिर्फ दो थे, एक इंटरनेशनल रेमिटेंस और दूसरा टूरिज़म। कोरोना वबा के दौरान आमदनी के ये दोनों ज़राए बंद हो गए। मुल्क में टूरिस्ट नहीं आ पाए और दूसरे ममालिक में काम करने वाले ओवरसीज़ भी या तो कोरोना वायरस की वजह से वापस आ गए या वहाँ से बहुत ही कम रकम अपने मुल्क भेज पाए, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क का ख़जाना एकदम से खाली हो गया। इंपोर्ट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए बैरूनी ममालिक से कुछ भी ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं थे। लोग घंटों पेट्रोल पंप्स के सामने खड़े रहते थे। किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कर्ज़ का बहुत ज़्यादा बोझ, सियासी अदम इस्तेहकाम और बदउनवानी वगैरह शामिल हैं। हाल ही में जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनमें लेबनान, यूक्रेन और अर्जेंटाइन शामिल हैं। यूक्रेन जंगी हालात की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में नाकाम रहा। ईवन के दूसरे ममालिक तक सामान भेजना भी मुश्किल हो गया। मुल्की बजट के खसारे में जाने की वजह से मुल्क कर्ज अदा न कर पाया और डिफ़ॉल्ट कर गया। ताहम नेटो के तमाम इत्तेहादियों ने यूक्रेन को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यूक्रेन को डिफ़ॉल्ट होने के सख्त नताइज नहीं भुगतना पड़े। अर्जेंटाइन IMF का मकरूज़ है और $500 मिलियन अदा करने हैं, लेकिन 22 मई 2022 को अर्जेंटाइन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद से अर्जेंटाइन की करेंसी मुसलसल गिरावट का शिकार है। लेबनान भी हाल ही में बैंक करप्ट हुआ है। लेबनान के बैंक करप्ट होने की कई वजूहात हैं, जिनमें नेपोटिज़म और करप्शन काबिल ज़िक्र हैं। लेबनानी पाउंड काफ़ी अरसे डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिरावट का शिकार हो रहा था। मुल्की ख़जाने में डॉलर्स बहुत कम थे, इसलिए मकामी बैंक्स ने डॉलर्स के विड्रॉल पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। 2019 में लेबनान में मुआशी बदहाली उरूज को पहुँच चुकी थी। 2019 के आखिर में बैरूनी कर्ज़ों का हजम मुल्क की GDP से 180% बढ़ गया था, इसलिए कर्ज़ों की अदायगी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। 2020 में लेबनान को ऑफिशियली तौर पर डिफ़ॉल्ट करार दे दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। शुक्रिया।